हेलो एवरीवन। तो 8 जुलाई की शाम का सभी को नमस्कार। आज पूरे दिन मैं मार्केट में नहीं रह पाया, किसी पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आज की वीडियो से संबंधित है। अब रात के बजे हैं 8:07 और मेरे को कल के लिए स्टॉक पिक करना है। अभी मेरे को कुछ नहीं पता मार्केट में क्या हुआ, कैसे चला है मार्केट, कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम। तो अब आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जैसे मैं स्टॉक पिक करता हूँ। मेरा क्या सेटअप है और मैं अपने सेटअप में वो कैसे देखता हूँ, उसमें से कैसे स्टॉक पिक करता हूँ। किसी एक स्टॉक को पिक करेंगे एफ एंड ओ सेगमेंट के करीब 200 स्टॉक्स में से, और वो स्टॉक पिकिंग कैसे आएगी, क्या कौन सा आएगा, मेरे को अभी कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, जीरो, दिल बटा सन्नाटा। तो अब चलते हैं। अब आपको स्क्रीन नजर आएगा, मेरी शक्ल नजर नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं वीडियो को कर रहा हूँ फिलहाल बंद। तो अब हम आ गए अ, इस पहले स्क्रीन पे। इस पे हम करेंगे कैसे, क्या तरीका, क्या होता है हमारा तरीका, ये होता है विच स्टॉक टू पिक, कौन से स्टॉक को पिक करना है। सर्टन क्राइटेरियाज होंगे, वो क्राइटेरिया जब हम करेंगे तो आपको बताऊंगा। फिर उसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे कि भाई फंडामेंटल उसके कैसे हैं, भाव के हिसाब से जहाँ वो है इस समय वो ठीक है कि नहीं है, क्या कंपनी का धंधा, कैसा बिजनेस है, कैसे रेशियोज हैं, वो सब देखेंगे। और एक देखेंगे टेक्निकल चेक, टेक्निकल चार्ट पे वो क्या कह रहा है। लेकिन ये फंडामेंटल चेक और टेक्निकल चेक पे पहुंचने से पहले 200 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि इस एनालिसिस के लायक है, ये जानना जरूरी है। तभी तो आप एनालिसिस करेंगे उसकी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, हमारा क्या सेटअप है। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे एनएससी की साइट पे। एनएससी की साइट पे जाएंगे, मार्केट डेटा में, और डेली मार्केट रिपोर्ट पे जाएंगे। डेली मार्केट रिपोर्ट के खुलते ही यहाँ पे हम लिखेंगे भाव। भाव लिखते ही भाव कॉपी आ जाएगी नीचे। आज शाम की जो भाव कॉपी आई है इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। और ये जैसे ही डाउनलोड होती है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में पहली सेल पे जाएंगे और यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल ए। पूरा सेलेक्ट हो जाएगा डेटा, सारे स्टॉक्स का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में। जो हमारी इस कैलकुलेशन के लिए जो एक्सेल शीट हमने रखी हुई है उस पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे पूरा का पूरा डेटा पेस्ट, एज इट इज पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैक्रोज है इसको रन करेंगे। हमने बना रखा है, सेटअप बना रखा है, मैक्रोज सेटिंग्स हैं इसकी और थोड़ी सी कोडिंग्स भी हैं, तो हम इसको रन करेंगे। अब रन करने में ये लगाएगा 30 से 35 सेकेंड। जैसे ही ये डेटा रन हो जाता है, रन होने के बाद में सारी चीज़ें जिसमें से बेकार के काम की चीज़ें नहीं है वो निकल जाएंगी, सारी चीज़ फिल्टर हो जाएंगी। जैसे फेंडो सेगमेंट के शेयर ही केवल इसमें रह जाएंगे, और इक्विटी वाले शेयर ही रह जाएंगे। ये बी जी एस वाले जो आलतू फालतू के होते हैं वो सब हट जाएंगे। इसके अलावा कुछ डेट्स का जो फॉर्मेट है वो सब ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक होने के बाद ये सारा डेटा उठ करके एक दूसरी शीट में जाएगा। वहाँ से जहाँ पे सारा का सारा हिस्टोरिकल डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है, वहाँ पे जा करके ये डेटा मर्ज होगा। और मर्ज होने के बाद में फाइनल एनालिसिस इसकी के लिए ये रेडी होगा। तो जब वो एनालिसिस के लिए रेडी होगा तो वहाँ पे पिक एंड चूज करेंगे सर्टेन क्राइटेरियाज लगा करके। तो चूंकि ये हम लाइव वीडियो बना रहे हैं तो ये जो टाइम पे लगा रहा है उस टाइम तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो भी हम वेट करते हैं। ये अपना काम कर रहा है। जनरली मैंने देखा है 30 से 35 सेकंड इसमें लगते हैं। कई बार थोड़ा डेटा ज़्यादा होता है तो 2 4 5 डेटा रेडी हो चुका है। सब कुछ इस शीट में आ गया है।
अच्छा, इस सीट में यहाँ पे हमें क्योंकि आज डेट थी 6 तारीख तक का डेटा, तो हम यहाँ पे डेट एक बार चेंज करेंगे 6 तारीख का डेटा यहाँ लाने के लिए। 6 तारीख का हम डेटा यहाँ ले आएंगे। और एक हमारी ये रेंज है, किस रेंज से किस रेंज तक का हम प्राइस एक्शन देखते हैं। तो हम लास्ट वीक का भी देखेंगे, क्योंकि 30 कैलेंडर खोलता हूँ मैं आपके सामने। अ, देखिए ये जो लास्ट वीक था वो आपका 28, 29 और 30 छुट्टी थी, तो 30 तारीख से लेकर के ये आपका 23/6 तक का, 23 यहाँ तक का, 30 से 23 यहाँ तक का जो डेटा है, इस डेटा पे की एक रेंज निकालने के लिए इसको यूज किया है हमने। इस रेंज से ऊपर कौन से निकले, कौन से इस रेंज के नीचे जाकर के क्लोज हुए, उससे पता लगता है कि भाई शेयर ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ये ये हो गया। अब इस शीट के पे सारा डेटा आने के बाद में यहाँ का भी एक मैक्रो, इसको भी रन करेंगे। ये जल्दी से रन हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये रन हो गया। और अब ये डेटा हमारे सामने है तैयार। अब हमको सिर्फ इस पे एनालिसिस करनी है। देखिए ये कुछ मैं दिखा देता हूँ क्या क्या बन के आया। अभी मेरे को, मैंने जैसे कहा कि मैं बाहर था, मुझे कुछ नहीं मालूम। आज मार्केट थोड़ा सा निफ्टी शायद 100 पॉइंट करीब चढ़ के बंद हुआ है, बैंक निफ्टी करीब 180 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। लेकिन उसमें हुआ क्या, 52 शेयर रेड में बंद हुए और 137 शेयर ग्रीन में बंद हुए, ये निकला है यहाँ पे। ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं इसके अंदर कि भाई ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वाले स्टॉक कौन से हैं, फिल्टर लगा करके। जो ब्रेकआउट वाले हैं वो ग्रीन हो गए, और जो ब्रेकडाउन वाले हैं वो रेड हो गए। तो आ, उस वो भी देख सकते हैं हम, और भी कई चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन स्टॉक पिकिंग का जो तरीका, क्योंकि वीडियो दी तो बहुत लंबी हो जाएगी, स्टॉक पिकिंग का जो तरीका हमारा होगा, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस कॉलम में जाएंगे हम देखेंगे कि ये कॉलम ये बता रहा है कि इस स्टॉक में जो डिलीवरी उठाई गई वो नॉर्मल से कितनी ज़्यादा या कम उठाई गई। अगर 100% तक है तब तो 100 नॉर्मली है, 100 से कम है तो नॉर्मल से कम है, और 100 से ज़्यादा है तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले ऑर्डर में इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये शॉर्ट कर लिया हमने। अब ये आ गए स्टॉक निकल करके। अब आइशर मोटर, अब आइशर मोटर में 515% की डिलीवरी उठाई गई है। स्टॉक टू डेज गेन, ये टू डेज गेन का कॉलम है, 2.7% डाउन हुआ है। तो ये स्टॉक इन जनरल, इसमें न्यूज़ भी खराब है, इनके डेटा भी खराब थे, तो इनमें सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, तभी हम इसको छोड़ देंगे। अगला स्टॉक देखेंगे टोरेंट पावर। अच्छा, टोरेंट पावर को हम टोरेंट पावर जो है, टोरेंट पावर को हम देखेंगे कि इसने क्या किया है। इसने पिछले वीक में जो काम किया था 612 और 663 की रेंज में काम किया था। तो उसको उस रेंज में ही काम कर रहा है। अभी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि रेंज लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आज आज ये आज ये कितना 5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। कई दिनों से इस सिग्नल दे रहा था, लेकिन आज इस पर रिवर्सल आया है। ठीक है। तो ये इसको हम बाय कर सकते हैं। बाय मतलब बाइंग वाली लिस्ट में हमारी ये फिलहाल आ गया। और इसके बाद जीएसपीएल, जीएसपीएल ये जीएसपीएल में भी, जीएसपीएल में जो वॉल्यूम हुआ है डिलीवरी का वो 400% हुआ है, और 385% ये हुआ है। 385% मतलब कि बड़े बड़े ऑर्डर से माल उठाया गया है भाई साहब इसमें। तो ये तो सर्टेनली हमारे रडार पे होगा। 289 का प्राइस है। तो ये हम देखते हैं। तो अब मैं तो जीएसपीएल देखने वाला हूँ, जीएसपीएल के ऊपर मैं जाकर के काम करने वाला हूँ, मेरे को तो कन्विक्शन आ गया। लेकिन आपको समझाने के लिए कि और क्या चीज़ें हम देखते हैं, वो हम अभी मैं बताना चाहूँगा आपको। हम अभी क्या देखेंगे, आपको ये हम देखेंगे कि भाई कौन से स्टॉक ऐसे थे, कौन से स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने आज ऊपर तो गए, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ गई जिसके ऊपर, मतलब कि ऊपर वाली विक लंबी बनी। तो ये आप तो एक एक का चार्ट देख करके तो नहीं देख सकते। अब हम यहाँ पे ये विक कितनी बड़ी विक बनी, ये वाला कॉलम था। तो हम इसको अभी क्या करेंगे, अब आप याद कर लेना, मेरे को भी याद करना पड़ेगा। जीएसपीएल का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। हालांकि हम एनालिसिस करेंगे गेल का भी, क्योंकि गेल में भी 300% की एक डिलीवरी उठी है, और ये जो प्राइस है इसका जो क्लोज हुआ है 2% ऊपर, 110 रुपये के भाव पे क्लोज हुआ है। लेकिन मेरे को
थोड़ा कन्विक्शन जीएसपीएल पे ज़्यादा आ रहा है। तो एक ये है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे जो मैंने बात की। हम अब कहेंगे कि लंबी विक कहाँ बनी है। ये तो एक लॉन्ग साइड के एनालिसिस करने के लिए हम जीएसपीएल को देख रहे हैं अभी, और शॉर्ट साइड के एनालिसिस करने के लिए अब एक इस तरीके से देखते हैं कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ से लंबी विक कहाँ बनी है। तो हमने इसको शॉर्ट कर लिया। कैसे करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो जी, पीरामल इंटरप्राइजेस क्या बोल रहा है। पीरामल इंटरप्राइजेस बोल रहा है कि मैं गया तो 982 रुपए पे था, लेकिन मेरी पिटाई हो गई वहां पे, और लंबी विक बनी है। लंबी विक बनी है, शेयर जो है फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन लंबी विक बनी है ऊपर वाली। इसका मतलब ये है कि वहां पे हैवी सेलिंग हो रही है, जो कि 265% नॉर्मल से ज्यादा डिलीवरी बेची गई। सिग्नल आ रहा है ना। अब आप इसके चार्ट पे जाकर के देखना। चलिए, दो ही शेयर हम चेक करेंगे आज इस तरीके से कि एक जीएसपीएल को चेक करेंगे और एक करेंगे हम पीईएल को चेक करेंगे, इसके बाकी क्राइटेरिया को चेक करेंगे। तो ये दो स्टॉक अपने अभी चूज कर लिया। अब हम इसके फंडामेंटल अभी चूज करने के बाद जरूरी नहीं है कि अभी अभी तुम्हें पता ही नहीं है, अभी तुमने इसको सिर्फ पिक किए दो स्टॉक्स को, अभी तुम्हें ये पता ही नहीं है कि इनके फंडामेंटल कैसे हैं और इनका चार्ट क्या बोल रहा है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम है हमने। लेकिन यहाँ से हमारे फिल्टर में आए, ये दो चीज स्कैनर में आए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे फंडामेंटल को एक बार देख लेंगे। पहले हम जीएसपीएल जीएसपीएल यहाँ लिखेंगे। और जब आप स्टॉक मार्केट में होते हैं ना, तो फंडामेंटल आपको पता भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको खोल के देखना ही पड़ेगा, आपके नज़र में होते हैं। अब देखिए, जीएसपीएल वाला जो है 9.9 के 10 के पीई पे करीब काम कर रहा है। ठीक है जी। आरओसीई कितना है, 35%। जितने कैपिटल लगाते हैं 35% कमाते हैं। आरओई है 18.9%। भाई साहब, अब आपको इसमें क्या खराबी दिख रही है? मेरे को तो अभी तक तो कोई खराबी नहीं दिख रही। अच्छा देखिए, जो उसको पीई मिलता रहा है, वो अभी जो पीई रेशियो पे चलते हैं अगर, तो पी जो अभी इसको 10 का मिल रहा है, जबकि पहले इसको 28 का भी, ये 12 का भी पी मिला है, और यहाँ पे तो इसको 16 का भी पी मिला है, और यहाँ पे इसको 18 का भी पी मिला है। तो ये स्टॉक चलने के लिए तैयार दिख रहा है उस हिसाब से। ठीक है। तो अब इसका एक बार देख लेते हैं प्राइस कैसा रहा पूरे साल में। देखो, ये प्राइस ये यहाँ तक गया था, 374 तक गया था, और वहां से गिर के 290 के आसपास है। तो करेक्ट भी अच्छा खासा हो गया। हालांकि ये एक्सेल शीट में भी सब दिख जाता है हमारी, लेकिन चलिए यहाँ से भी देख सकते हैं। और हम क्या देखेंगे इसमें, वही सेल वेल ठीक ठाक है। दिसंबर क्वार्टर 4000 करोड़ से होकर 4270 सेल बढ़ी। ठीक है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4990 से लेकर के 4270 सेल गिरी। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% इंटैक्ट है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20%, पहले भी पिछले साल भी 20% थे, अभी भी 20% थे, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़े से 1% कम हुए हैं। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो, क्योंकि मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर था, इसलिए ये पिछले क्वार्टर जैसा ही है सेल बढ़ने के बावजूद भी। पिछले साल क्या था, 826 है। तो देखिए, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा परेशानी तो जरूर है, लेकिन अब यहाँ क्योंकि बाकी चीजें कंपनी की ठीक ठाक दिख रही हैं। डेटर्स पहले 21 दिन के होते थे, अभी 23 दिन के हो गए हैं। पहले यहाँ पे मार्च 21 में 30 दिन के भी थे, तो ये भी कंट्रोल में ही दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स का देख लेते हैं। प्रमोटर्स का सेम स्टेक है, और एफ ने थोड़ी सी सेलिंग की है, 17.28 से घटा के 16. हालांकि डीआईआई ने अपनी बाइंग बढ़ाई है इसके अंदर। तो एफआईआई क्योंकि अब वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी इसको, ये जो बेचा है उसको पूरा करे या और ज़्यादा भी बाय करे। ये तो सब अंदाजे की बात हो गई। लेकिन अब ये शेयर हमारे रडार पे इसलिए आ गया क्योंकि इसमें डिलीवरी भी उठाई गई अच्छी खासी, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है इसके, कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आ रही इसमें। और यहाँ पे अब चलते हैं इसी के चार्ट पे। तो जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये है भाई साहब इसका चार्ट डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे ये देखो आप, ये नीचे से एकदम घूम गया।
यहाँ तक आया, 282 पे आया और एकदम बाइंग आ गई इसके ऊपर, 287 तक गया। हालांकि अभी रिवर्सल के थोड़े सिग्नल तो हैं, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ है, डिलीवरी बहुत ज़्यादा उठाई गई है, जो हमने आपको यहाँ दिखाया था। जीएसपीएल की डिलीवरीज जो थी वो यहाँ पे जो थी, अब इसमें हम दो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो हम जीएसपीएल और पीरामल एंटरप्राइजेस को ही फिल्टर कर लेते हैं, जिससे कि बाकी नज़र ना आए। तो जीएसपीएल ये रहा, और पीईएल ये रहा, इन दोनों को ही फिल्टर कर लेते हैं, जिससे बार बार अगर हम देखने के लिए यहाँ आए तो टाइम ना खराब होगा। तो जीएसपीएल में देखिए 402% डिलीवरी उठी है भाई साहब नीचे के लेवल से, आसान बात रही है। और ऑर्डर का साइज देखो कितना है, 4 गुना बड़ा। मतलब कि भर भर के माल उठाया है किसी बड़े इन्वेस्टर ने, बड़े बायर ने। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन वाली बात मेरे को बाइंग में नजर आ नहीं रही। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ देखते हैं। अब इसको देखने के बाद में इस ये जो वॉल्यूम बार बना है, अब इसको थोड़ा सा हम 15 मिनट में ब्रेक करेंगे। 15 मिनट में ब्रेक करने के बाद क्या होता है इसमें, आप देख रहे हो आप, ये आखिर की कैंडल में, आखिर की कैंडल में पूरा रॉकेट बन गया है ये। इसका बार देखो आखिर की कैंडल का, और पिछले बार देखो, सारा का सारा माल यहीं उठाया गया है पिछली आखिर की 2 कैंडल से। तो ये अब डेली चार्ट पे इसको दोबारा से एक बार देखते हैं, एमएसीडी वगैरह क्या कर रहे हैं। देखो जी, एमएसीडी तो इसका अभी भी बेरिश ही बता रहा है, वो स्ट्रेंथ आई नहीं है। वो स्ट्रेंथ आई, देखो एमएसीडी तब बताएगा ना जब ये थोड़ा सा और चल जाएगा, ये 2-3 लाइनें इनको तो उतार के ऊपर निकल जाएगा, तब एमएसीडी में घूमना शुरू करेगा। तब तक दैट विल बी टू लेट। उस समय आप एंटर करोगे तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा आपको। सिग्नल जब ये चार सिग्नल देता है उससे पहले सिग्नल चाहिए। तो हमारा जो तरीका है कि जब जो चार सिग्नल दे उससे पहले सिग्नल मिलने चाहिए आपको, जिससे कि आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर पाएँ, रिस्क और रिवार्ड को दिमाग में रखते हुए। शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि श्योर शॉट हो। श्योर शॉट कुछ भी नहीं होता, कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं होता। लेकिन आपको एक सही अंदाज़ा लगाना होता है, वो सही अंदाज़ा लगता है सही डेटा से। चार्ट अपने तरीके से बनते हैं, चार्ट बनने के पीछे का अपना क्राइटेरिया होता है। देखो चार्ट में अभी एमएसीडी, ये आरएसआई बीच में खड़ा है, ना ज़्यादा मजबूत है ना ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन सिग्नल हमें यहाँ पे मिल गए हैं। और ये एक चीज़ और भी है, ये कौन से दिनों की है, ये कहाँ पे टक्कर मारी थी इसने आज, ये आपका 282, ये जो 21 दिनों का जो वो है, इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं से घुमा है। तो ये इसने सिग्नल दे दिए ऊपर जाने के। तो अगर फंडामेंटल ठीक है और वैल्यूएशन भी ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये इशारा कर रहा है कि यार मुझे खरीदो और मेरे से पैसा बनाओ। तो ये तो हो गई इसकी बात, जीएसपीएल की। अब पीरामल एंटरप्राइजेस क्या कह रहा है भाई साहब, पीरामल एंटरप्राइजेस ये कह रहा है, अच्छा जीएसपीएल की हमने विक की बात नहीं की थी। विक देखो 3% नीचे से घूम गया, 3% नीचे से घूम गया, शेयर गिरा आज, गिरने के बाद 3% नीचे से घूम गया, तो ये हमारे फिल्टर में आ गया। जीएसपीएल में क्या हुआ, जीएसपीएल उल्टा हुआ, ओ सॉरी पीएल में क्या हुआ, उल्टा हुआ। चढ़ तो गए, वो है ना कि वो जो एक वो शेर है कि जैसे तैसे चढ़ा ऊपर, और खुदा ने बंदे से खुद पूछा अब उतरेगा कैसे। वो मेरे को शेर ठीक से याद नहीं आ रहा। तो खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, कि खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो वो उसके साथ बीएल के साथ बातों बातों में शेर भी याद आ गया मेरे को, वो हुआ। अब चार्ट पे चलते हैं। अब चार्ट हमने देखा नहीं है, अभी कुछ भी चार्ट नहीं देखा, हम अपने सिग्नल की बात कर रहे हैं। चार्ट पे अब हम चलेंगे, चार्ट पे हम अब चलेंगे। पीएल फंडामेंटल के बारे में मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको। पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये है भाई साहब पीरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब आप बोलो, मैंने तो बिना चार्ट देखे बात किया। और देखो इतना बड़ा वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम डेली चार्ट पे कब हुआ भाई साहब, बत्ती गुल है इसकी, कहीं भी ऐसा नहीं वॉल्यूम हुआ।
गलत तो नहीं देख रहे हम कहीं? भाई पीरा मलिक खोला हुआ और डेली चार्ट ही खोला हुआ है, गलत कुछ नहीं देख रहे हैं, सही देख रहे हैं। तो चढ़ा तो दिया गया आज उसको, कहाँ से? 973 पे खुला, 981 पे रुपए 90 पैसे तक चढ़ाया और लो बनाया 936 का, क्लोज हुआ 940 पे। मतलब कि बाइंग इंटरेस्ट पूरा का पूरा डाइल्यूट हो रहा है इसके अंदर, और वॉल्यूम के साथ। फिर से चलते हैं वहीं पे अपनी बाइबल पे, वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम मतलब 265% डिलीवरी, जितनी उस पर एवरेज डिलीवरी खरीदी है बेची जाती है, उतनी डिलीवरी बेच ट्रेड हुआ, यानी कि डिलीवरी बेच दी गई। अब ये इस यहाँ पे और क्या डेटा इससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड डेटा देखो ये है कि पिछले वीक का 968 रुपए का इसका हाई रहा, उसके ऊपर गया, तोड़ ताड़ करके पूरे सिग्नल दे दिए कि भाई अब मैं चलने वाला हूँ, लेकिन घूम गया। और 864 रुपए का लो रहा, देखो 864 अभी तोड़ा नहीं है। 864 रुपए का पिछले वीक का लो इसने तोड़ा नहीं है, लेकिन तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, वहां तक जा सकता है। अगर बाजार में थोड़ी भी वीकनेस रही तो जा सकता है। अब इसके कुछ रीजन होते हैं चलने और नहीं चलने के, जो फंडामेंटल की मैं बात कर रहा था। देखो फंडामेंटल तो इसके कुछ, आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में कुछ नहीं दिखेगा, आप कहो तो मैं दिखा भी देता हूँ, लेकिन रिजल्ट में कुछ भी नहीं था इसके। पीईएल, पीरामल इंटरप्राइजेस का आप देखो ना, आर ओ सी 2.23% खरीदना है आपको, आर ओ ई 5.72% खरीदना है आपको, कुछ नहीं है। और बुक वैल्यू इसकी 11.8, ये 11.8 का स्टॉक पी दिखा रहा है, और इसकी बुक वैल्यू करंट प्राइस 941, बुक वैल्यू 1301, तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। चलो वो सब भी छोड़ देते हैं। मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, पिछले क्वार्टर से ये नीचे इसका टॉप लाइन थी और बॉटम लाइन माइनस में आ गई, तो इसलिए रिजल्ट को छोड़ दो, उसके रिजल्ट में कुछ नहीं था। अब इसमें हो क्या रहा है, ये इनका जो स्टेक अलग अलग है, श्रीराम फाइनेंस में था और एक और कंपनी किसी में था, उस स्टेक को लिक्विडेट करके ये कैश ला रहे हैं। उससे उम्मीदें बन रही हैं कि ये क्योंकि कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये काम अच्छा करेंगे, वो सारी उम्मीदें बन रही हैं। तो उस उम्मीद के बेसिस पे ये शेयर परफॉर्म कर रहा था, अभी तक कर रहा है, क्योंकि वो जो श्रीराम फाइनेंस का शेयर देखा होगा आपने, अभी 1700 रुपये पहुंच गया था 1300 से। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर का जो स्टेक इन्होंने बेचा है, उसका बेनिफिट, वो लिक्विडिटी इनके पास आएगी। एक और कंपनी में भी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, अभी कल परसों की न्यूज़ थी, इन्होंने कुछ वो बेचा है, एल एन टी फाइनेंस में शायद बेचा है ना स्टेक इन्होंने, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो इस तरीके से ये अपना कैश वापस ला रहे हैं, सो दैट तेजी के बाजार में कैश वापस ला रहे हैं, सो दैट ये बिजनेस को कर पाए। हो सकता है अच्छे से करें, बट इट इज टू अर्ली टू से कि कितना कर पाएंगे कितना नहीं। तो ये रही बात। तो अब इस तरीके से स्टॉक पिकिंग देखिए, मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ पहले भी शेयर की थी, अ, जिसमें मैंने, अब अगर मैं नाम लूं तो आप अगर हमारे चैनल पे जाकर के देखें, मैंने फेडरल बैंक को पिक किया था 120 के भाव पे, जब वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिग्नल दे रहा था कि भाई ये तो गिर जाएगा, टीवी पे भी चल रहा था कि ये तो नहीं टिक पाएगा। आज वो पहुंच गया कहाँ, 120 से 135 के आसपास। सिटी यूनियन बैंक में हमने 120 के आसपास आइडेंटिफाई किया था इसी तरीके से, वो भी 131-32 पे ट्रेड कर रहा, उस समय उसमें भी सारे नेगेटिव सिग्नल थे। और अगर बात करूं मेट्रोपोलिस, आप देख लेना हमारे चैनल पे जाकर के, जब रिजल्ट आए थे तो हमने क्या बात करी थी, उसके बाद वो गिरा भी, लेकिन अब कहाँ चल रहा है। हमने बात की थी यूबीएल की, यूबीएल ने भी आज ब्रेकआउट दे दिया, उम्मीद करते हैं कल 1600 पार कर जाए। डेटा इस तरीके से, जो डेटा बोलता है ना, जो फैक्ट्स डेटा समझाता है ना, वो आपके ट्रस्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। अब बिना डेटा के अगर कहे सुने पे या अंदाजा लगा करके, या देखो चार्ट को भी देखते हो अपना, तो चार्ट भी सिग्नल देता है लेट, काम होने के बाद सिग्नल देता है। अब आपको, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई साहब, आप चार्ट पे चलोगे ना, चार्ट सबको देखने आते हैं, चार्ट सबको देखने आते हैं, सबके पास बड़े अच्छे अच्छे टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। और जितने भी ये पैरामीटर होते हैं, टेक्निकल पैरामीटर, सबको, सब सारी कैंडल का पूरा उनका पोस्टमार्टम कर डालेंगे, सारा ईएमए लगा लेंगे, सारे जितने भी इंडिकेटर हैं सब लगा लोगों को, सब देख लेते हैं, सबको आता है। और ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको नहीं पता होगा, जब हमें पता है तो इन्हें क्यों नहीं पता होगा, इनको हमसे ज़्यादा पता होता है। तो सक्सेस के लिए सक्सेस के लिए तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है जो थोड़ा सा
हटके हो। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो जो सब कर रहे हैं वही कर रहे हो, तो फिर आप भी क्या कर रहे हो? आप भी कुछ नहीं कर रहे। वो तो फिर जिसके पास पैसे की पावर है वो आपको कभी जीतने देगा क्या? या हार जीती तो होती है, इसमें कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, तो आपको कभी ऐसे लेवल पे माल देगा? आपको हमेशा सिग्नल, जब सिग्नल मिलते हैं और जब सिग्नल मिलने के बाद जब हड़बड़ी मचती है मार्केट में और टीवी चैनल्स पे सब कुछ बोला जाता है, भाई ये जा रहा है ऊपर और यहाँ पे पकड़ो, तो उस समय अंदर क्या चल रहा होता है ये आपको कुछ अंदाजा नहीं होता। आप कूद करके उसमें देख करके उस इंप्रेशन में जा करके अपनी पोजीशन बनाते हैं और फिर हम लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। तो ये हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये अब मार्केट के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अ, बातें करते रहते हैं, मतलब ज्ञान बांटते रहते हैं। कुछ मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर ही 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए लेते हैं, उसमें बताते हैं भाई निफ्टी कैसा जाएगा कैसे नहीं जाएगा। तो भाई वो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी पे आपको चलना है या आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना है डेटा को देख करके समझ करके और उसको एनालाइज करके? जब आप डेटा को खुद देखोगे, खुद एनालाइज करोगे, खुद समझोगे, तो क्या मुश्किल है? अब अगर आप लेमैन भी हो, आपका फील्ड वो वाला फाइनेंस का नहीं भी है, तो आप ये बताओ ये मैंने क्या इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी है भाई? फंडामेंटल आप पिरामिड इंटरफेरेंस देख करके खराब लग नहीं रहा है क्या? इसमें क्या कोई कोई बड़ी बड़ी चीज है? लेकिन और डेटा क्या बोल रहा है, न्यूज क्या है, वो सारी चीजों को मिला मिला करके एक कंक्लूसिव आपको डिसीजन लेना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है कि हमको क्या खरीदना है और क्या बेचना है। तो ये बात थी इससे रिलेटेड, जो स्टॉक पिकिंग से रिलेटेड आज हमें कर रही थी, और हमने दो स्टॉक्स पे चर्चा की। अब आप देखिएगा कल परसों में उसमें कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और आप अगर, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ इस तरीके की बात की नहीं, लेकिन अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो एक मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस तरीके की स्टॉक पिकिंग के लिए। और इस तरीके के स्टॉक पिकिंग टूल्स पे कैसे काम किया जाता है, क्योंकि हर कोई तो शायद नहीं क्रिएट कर पाएगा, बट कुछ लोग चाहेंगे कि भाई इसको लेकर के हम डेटा डालें और अपना रेडीमेड हमारे पास आता रहे और हम समझ लें, जो कि समथिंग बियॉन्ड जो हमारे जनरल इंडिकेटर्स हैं उससे हो। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, थोड़ा लंबा होता जा रहा है वीडियो, लेकिन इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट भी कीजिए। कांटेक्ट नंबर मैं कहीं ना कहीं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर वीडियो के टाइटल में दे दूंगा। आप वहां से पिक करके मैसेज मेरे को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।